हाय दोस्तों, एसबीआई पीओ के लिए क्वांट और इंग्लिश का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए ये मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो अब बारी है रीजनिंग की। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे प्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है, अगर प्रॉपर स्ट्रेटजी वाइज आप प्रिपेयर करें तो। मैं पिछले साल ऑलरेडी 4 एग्ज़ाम में रीजनिंग में फुल मार्क्स स्कोर कर चुका हूँ। LIC ADO, LIC असिस्टेंट, ये 2 LIC का एग्ज़ाम में, और IBPS PO और IBPS क्लर्क, ये दोनों एग्ज़ाम में भी मैं रीजनिंग में फुल मार्क्स स्कोर कर चुका हूँ। इस साल SBI क्लर्क का प्री में भी मेरा रीजनिंग में अटेम्प्ट 35 ही रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगा कि कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो करने से आप लोगों के लिए भी ये पॉसिबल होगा कि रीजनिंग में आप 35 आउट ऑफ 35 स्कोर कर सके। और अंत में 5 ऐसा टिप्स बोलूँगा जिससे आप लोगों का रीजनिंग का जो मेन प्रॉब्लम है पजल्स, ये जो डर है आप लोगों का पजल्स कैसे बनाए, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप रीजनिंग में बिगिनर है, शुरुआत कर रहे हैं अपना प्रिपरेशन, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और अगर आप एक्सपर्ट भी है, रीजनिंग में एक्सपर्ट भी है, तो भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि जो 5 टिप्स मैं ये वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, वो टिप्स आप लोग देख लीजिए। ये टिप्स आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है SBI PO का। तो प्री एग्ज़ाम का रीजनिंग का जो सेक्शन होता है उसमें 35 क्वेश्चंस रहता है। ठीक है, 35 क्वेश्चंस रहता है। मार्क्स भी 35 होता है, हर क्वेश्चन में एक मार्क होता है, और टाइम होता है 25 मिनट्स। ठीक है, तो ये होता है SBI PO का एग्ज़ाम पैटर्न प्री एग्ज़ाम का। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हम कि पूरा एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस अगर ठीक से नहीं जानेंगे तो स्ट्रेटजी बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो। रीजनिंग का जो पूरा सिलेबस है उसका 3 पार्ट होता है। ठीक है, एक होता है मिसलेनियस, एक होता है लॉजिकल रीजनिंग, और थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो है हमारा पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो हम एक एक करके देखते हैं पूरा सिलेबस। तो पहले जो है वो है मिसलेनियस। ठीक है, तो मिसलेनियस में क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। पहले आता है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, ये मिसलेनियस में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आ सकता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन, उसके बाद सीलॉग, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद मशीन इनपुट, एंड लास्ट में आता है डाटा सफिशिएंसी। ये मिसलेनियस टॉपिक के अंदर ये जो मैंने टॉपिक बोला मिसलेनियस पार्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को ध्यान से करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा ये मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ये 4 जो मैंने यहाँ पर लिखा है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, एंड एट लास्ट कॉज एंड इफेक्ट, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस बनता है। प्री में लॉजिकल से क्वेश्चंस कम ही आते हैं। ठीक है, लेकिन सिलेबस में है तो हम लोगों को ये भी करके चलना पड़ेगा। और एक बात मैं बता दूं कि लॉजिकल मेंस में बहुत आता है। ठीक है, तो प्री के लिए अगर हम प्रिपेयर करें इसको तो मेंस में हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है और मेजर सेक्शन है रीजनिंग का, वो है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो मैंने दोनों स्लाइड में पजल, एक स्लाइड में और दूसरा स्लाइड में सिटिंग अरेंजमेंट का जो सिलेबस है वो पूरा दिखाया है। तो फर्स्ट स्लाइड में पजल है। पजल में आता है जनरली बॉक्स बेस्ड, फ्लोर बेस्ड, मंथ बेस्ड एंड एज बेस्ड पजल।
ठीक है। तो पजल का ये सिलेबस है। और सिटिंग अरेंजमेंट का जो सिलेबस है, सिटिंग अरेंजमेंट में आता है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर ऑब्लिक स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट, ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट, हेक्सागोनल सिटिंग अरेंजमेंट, ये न्यू टाइप ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट है हेक्सागोनल, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट और अनसर्टेन टाइप ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनसर्टेन टाइप ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट। पीओ में ये आने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये है रीजनिंग का पूरा सिलेबस। मैं जब कोई भी स्ट्रेटजी बोलता हूँ तो सिलेबस बताने के बाद मैं जो अप्रोच को अपनाता हूँ वो होता है डेली टास्क। तो इस स्ट्रेटजी में भी मैं आप लोगों को डेली टास्क बताऊँगा। तो ये डेली टास्क फॉलो करने से आपका हर सब्जेक्ट इम्प्रूव होता है। तो डेली टास्क के बिना आपका जो सब्जेक्ट इम्प्रूव होने का जो ख्वाहिश है वो पूरा नहीं हो सकता। अगर आप रीजनिंग में फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो रीजनिंग में नहीं, अगर आप हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आपको डेली टास्क जो अप्रोच होता है वो फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसका डेली टास्क क्या है, ठीक है। डेली टास्क, फर्स्ट जो डेली टास्क है ये पजल और सिटिंग के रिलेटेड है, क्योंकि ये जो पजल और सिटिंग है ये 20 मार्क्स कैरी करता है। एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम में 35 मार्क्स तो आता है, उसमें 20 मार्क्स ये पजल और सिटिंग से आता है, ठीक है। 2 पजल 2 सिटिंग और 3 पजल 1 सिटिंग, ऐसा कुछ आ सकता है, लेकिन 20 मार्क्स ज़रूर कवर करेगा, ठीक है। 15 मार्क्स बहुत कम कवर करता है। अगर एग्ज़ाम बहुत इजी आया है, बहुत शिफ्ट बहुत इजी आया है तो 15 मार्क्स आ सकता है, एकदम नहीं आता है ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम 20 मार्क्स ही आता है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से। तो ये मेजर पार्ट है। अगर ये आप लोग ठीक से बना लिया तो आप लोगों के लिए रीजनिंग में फुल मार्क्स करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पजल और सिटिंग का डेली टास्क क्या है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। फर्स्ट डे, वीक में आप मान के चलिए वीक में फर्स्ट डे मंडे है, ठीक है। तो मंडे आपको क्या करना है, प्री लेवल का जो पजल है वो 4 करना है, ठीक है। प्री लेवल का जो पजल है, ठीक है, वो 4 करना है और मेंस लेवल का पजल 1 बनाना है। एकदम मेंस को छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। प्री लेवल का 4 बनाना है, मेंस का 1 बनाना है, फर्स्ट डे यानी कि मंडे, ठीक है। नेक्स्ट डे यानी कि ट्यूसडे, ठीक है। ट्यूसडे आपको क्या करना है, प्री लेवल का पजल 3 बनाना है, पजल सिटिंग मिला के बोल रहा हूं मैं, ये आप लोगों को 3 बनाना है, ठीक है। और मेंस लेवल जो है उसको 2 बनाना है। तो पहला दिन 4 और 1 का कॉम्बिनेशन और नेक्स्ट दिन 3 और 2 का कॉम्बिनेशन, ये मेंटेन करना है। तो थर्ड डे मैंने क्या लिखा है, सेम एज फर्स्ट डे, और फोर्थ डे मैंने क्या लिखा है, सेम एज सेकेंड डे। इसका मतलब ये है कि थर्ड डे यानी कि वेडनेसडे आपको क्या करना है, मंडे जो 4+1 अप्रोच को आपने फॉलो किया था, जो 4+1 कॉम्बो को आपने फॉलो किया था, उसको मेंटेन करके वेडनेसडे भी आपको 4+1 कॉम्बो को मेंटेन करना है। यानी कि 4 प्री लेवल पजल और 1 मेंस लेवल पजल आपको बनाना है वेडनेसडे को। और थर्सडे को आप लोगों को फिर से 3 प्री लेवल पजल और 2 मेंस लेवल पजल आपको बनाना पड़ेगा। और ये जो रूटीन है, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, ये आप लोगों को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। पूरा दिन, पूरा वीक में आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पजल और सिटिंग का डेली टास्क का बेस्ट अप्रोच है अकॉर्डिंग टू मी। मैं ये फॉलो करता हूँ, अब भी फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो ये आप लोग फॉलो कर सकते हैं रीजनिंग में अगर आप और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल को हम तो पूरा तो नहीं छोड़ सकते, तो लॉजिकल के लिए आप लोगों को बस एक काम करना है, हर दिन बैठ के सिर्फ 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोई भी टॉपिक, जो टॉप 4 टॉपिक मैंने बताया था सिलेबस में, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, जो भी कोई हो,
आपको बैठ के 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है और ठीक से एनालिसिस करना है। अगर कुछ गलत किया तो क्या सही है, सही का एक्सप्लेनेशन क्या है, क्योंकि लॉजिकल का एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर तो आप लोगों को मिल जाएगा कहीं से भी, ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन क्या है, क्यों वो आंसर हुआ, क्यों आपका आंसर गलत हुआ, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो फंस जाओगे, ठीक है। तो लॉजिकल में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 5 क्वेश्चन हर दिन बैठ के करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है मिसलेनियस। यहाँ पर सोर्स लिखा हुआ है, सोर्स के साथ ही मैं मिसलेनियस का बताऊंगा, क्योंकि मिसलेनियस को अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक, क्योंकि हमको हार्ड वर्क नहीं करना है, हमको स्मार्ट वर्क करना है। तो कम टाइम में हमको ज़्यादा मार्क्स लाना है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ तो सेट करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं मिसलेनियस के लिए जो बोल रहा हूँ वो कि मैं बुक्स को ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि बुक्स का जो कंटेंट होता है वो अप टू डेट नहीं होता है, उसका कंटेंट बहुत पुराना हो जाता है धीरे धीरे, तो वो मैं प्रेफर नहीं करूँगा। मैं जो प्रेफर करूँगा वो ऑनलाइन सोर्स को मैं प्रेफर करूँगा, ठीक है। ऑनलाइन सोर्स अप टू डेट होता है, एकदम अप टू डेट होता है। तो ऑनलाइन सोर्स में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कोई सा भी आप 1 या 2 टेस्ट सीरीज़ खरीद लीजिए, बाई कर लीजिए, देन उससे टेस्ट सीरीज से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। मिसलेनियस के लिए अलग से कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। आप हर दिन पजल्स को बनाइए, हर दिन 5-5-5 करके लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और मिसलेनियस के लिए अगर आप लोग टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वो काफ़ी है, वो आप लोगों के लिए काफ़ी है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए और रीजनिंग में फुल मार्क्स लाने के लिए। मॉक देने के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको एक दिन मॉक देना है, उसका नेक्स्ट दिन मॉक को पूरा एनालिसिस करना है। अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा, और एनालिसिस कैसे करते हैं इससे रिगार्डिंग आपको अगर कुछ क्वेरीज़ है, इसके रिगार्डिंग आपको कुछ वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, मैं उससे रिगार्डिंग एक वीडियो बना दूंगा, तो उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मॉक का एनालिसिस कैसे करते हैं, क्योंकि मॉक का एनालिसिस करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आप मॉक को ठीक से एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपका जो लूपहोल्स है वो लूपहोल्स बन के ही रह जाएगा, आपका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप मॉक्स को ठीक से एनालिसिस करोगे तो आपका जो नंबर है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो आपको बस रेगुलरिटी मेंटेन करके मॉक देना है और उसका एनालिसिस करना है, ठीक है। वीक में आप ट्राई कीजिए, पहले 3 से 4 मॉक देने का ट्राई कीजिए, ठीक है, एक वीक में। तो ये रहा पूरा जो मैंने स्ट्रेटेजी बोला, डेली टास्क अप्रोच जो मैं अपनाता हूँ, आप लोगों को बताया। नेक्स्ट जो आप लोग जिसके लिए इंतज़ार कर रहे हो कि टिप्स क्या है, गोल्डन टिप्स, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए, गोल्डन टिप्स। फर्स्ट जो टिप्स है वो है कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस एवरी डे 2 आवर्स, ठीक है। ये जो टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 आवर्स आप लोगों को रीजनिंग को देना पड़ेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं लेकिन ये मिनिमम है, इसको देना ही पड़ेगा। ये 2 आवर्स के अंदर अंदर आप लोगों को जो 1.5 आवर्स है, ठीक है, 1.5 आवर्स आप लोगों को देना पड़ेगा पजल एंड सिटिंग मैनेजमेंट को, क्योंकि ये मेजर पोर्शन है। और बाकी जो 0.5 जो बाकी रहता है उसको देना पड़ेगा आप लोगों को लॉजिकल को और मिसलेनियस को, ठीक है। मैं मॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मॉक अलग से आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो कंसिस्टेंटली आपको, और ये जो प्रैक्टिस है ये आपको हर दिन कंसिस्टेंटली बैठ के करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप आज किया और 2 दिन बाद कर रहे हो और 4 दिन बाद कर रहे हो, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। डेली टास्क का मतलब हर दिन का टास्क, तो आपको हर दिन बैठ के ये जो काम मैंने बताया इसको करना पड़ेगा, 2 आवर्स देना पड़ेगा रीजनिंग को, तभी आप जाके रीजनिंग में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट जो टिप्स है, चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं।
अगर आप बिगिनर है, ठीक है, तो आपको मेरे अकॉर्डिंग टू मी आपको पहले ही फुल मॉक नहीं देना चाहिए, ठीक है। पहले आप क्विजेस सॉल्व कीजिए, ठीक है। अड्डा 247, ऑलिव बोर्ड, इसमें रेगुलर क्विजेस अपलोड होता है, ठीक है। 10 मिनट में 15 क्वेश्चंस ऐसा कोई रहता है, ठीक है। तो वो क्विजेस आप लोग सॉल्व कीजिए, और ये जो क्विजेस है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये आप पहले सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट आप जो टेस्ट सीरीज़ होता है उसमें फुल मॉक भी मिलता है और सेक्शनल मॉक टेस्ट भी मिलता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि क्विजेस को देने के बाद आप लोग सेक्शनल मॉक टेस्ट की तरफ बढ़िए और उसको सॉल्व कीजिए। जब आप लोगों को लगे कि हाँ क्विजेस और सेक्शनल मॉक टेस्ट में मेरा नंबर अच्छा आ रहा है और मेरा थोड़ा थोड़ा कम करके इम्प्रूव हो रहा है, तो तभी आप एट लास्ट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर फुल मॉक टेस्ट। पहले अगर आप मॉक टेस्ट देते रहोगे तो आपका मार्क्स कम आ सकता है और आपका मोरल डाउन हो सकता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि क्विजेस पहले कीजिए, पहले क्विजेस कीजिए, नेक्स्ट सेक्शनल मॉक कीजिए, और लास्ट थर्ड में आप लोग फुल मॉक के तरफ बढ़िए, ठीक है। ये था टिप्स नंबर 2। एग्ज़ाम में और मॉक टेस्ट में भी मेरा ये सजेशन है, ये मेरा सबसे बड़ा सजेशन कह सकते हैं आप। मैं जब 2018 से बैंकिंग का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो मुझे अच्छे से पता है कि मुझे पज़ल और सिटिंग बनाना अच्छे से नहीं आता था, ठीक है। मुझको बहुत टाइम लग जाता था पज़ल और सिटिंग बनाने में। ये जो पज़ल और सिटिंग का मेरा जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये पिछले साल के एंडिंग से मुझको ये इम्प्रूव हुआ है पज़ल और सिटिंग में, ठीक है। तो कैसे हुआ है इस रिगार्डिंग अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं ये इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बताऊंगा, क्योंकि मैंने कुछ टिप्स फॉलो किया था, उससे मेरा जो पज़ल का जो डर था वो ख़त्म हो गया था। और मेरा पज़ल, पहले तो मैं मेंस का पज़ल की तरफ बढ़ता ही नहीं था, ठीक है। तो इसलिए मैं डर की वजह से मैं मेंस का मॉक टेस्ट भी नहीं देता था, ठीक है। प्री का पज़ल मुझको बनाने में दिक्कत आता था, लेकिन बन जाता था, टाइम ज़्यादा लगता था। लेकिन मेंस का जो पज़ल है वो मुझसे नहीं बनता था, ठीक है। मैं और सेक्शन से नंबर उठाने का कोशिश करता था, लेकिन ये नहीं हो सकता है। अगर आप रीजनिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आपको पज़ल बनाना नहीं आता है, तो आपका रीजनिंग 80% ख़राब हो चुका है, ठीक है। तो आपको पहले पज़ल के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और उसको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। बैंकिंग का एस्पिरेंट हो तो रीजनिंग में पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, मैथ में आपका डीआई, और इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये 3 सब्जेक्ट में ये 3 टॉपिक आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके ये 3 में अगर आप स्ट्रॉन्ग हो गए तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं तब मुझको ये भी याद है कि मैं कभी भी मेरा मॉक टेस्ट में और कभी भी मेरा एग्ज़ाम में रीजनिंग में 25 से कम नहीं आया है। ये होने का जो वजह है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस जो टिप्स मैंने लिखा है उसके वजह से ही लिखा है। ये मैं जो करता था कि मैं मिसलेनियस और लॉजिकल सेक्शन, इसमें मैं बहुत कम टाइम लेता था, मैं बहुत फास्ट करता था, और अब भी मैं बहुत फास्ट करता हूँ, ठीक है। तो इतना फास्ट करता था कि जो टाइम बचता था वो बहुत ज़्यादा बचता था। तो पज़ल अगर मुझको एक बार और 2 बार में नहीं भी आता था तो मैं 3 बार कोशिश करके पज़ल को बना लेता था। 4 पज़ल के अंदर 2 पज़ल तो मैं बना ही लेता था। तो इसलिए मेरा जो रीजनिंग का जो पेपर जाता था उसमें 25 से कम नहीं आता था। हालांकि पिछले साल से मेरा रीजनिंग का जो मार्क्स वो 30 से ऊपर आ रहा था, और पिछले 4 एग्ज़ाम में मेरा मार्क्स 35 ही आया है। लेकिन तब भी मेरा रीजनिंग का जो मार्क्स है वो 25 से नीचे 1 या 2 बार आया है शायद, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा 25 ही आता था, ठीक है। तो ये मैं जो करता था, ये टिप्स में मैं बताऊंगा कि डू नॉट स्पेंड मच टाइम इन मिसलेनियस एंड लॉजिकल सेक्शन व्हाइल गिविंग मॉक एंड गिविंग एग्जाम, ठीक है। आपको पजल के लिए, सिटिंग अरेंजमेंट के लिए टाइम बचाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें
टाइम ज़्यादा लग भी सकता है। तो ये टिप्स आप लोगों को ध्यान से फॉलो करना है। आपको मिसलेनियस और लॉजिकल छोड़िए, लॉजिकल से क्वेश्चन कम ही आता है। आपको मेनली मिसलेनियस में मास्टर बनना है और इसमें आपको बहुत फास्ट करना है विद एक्यूरेसी। फास्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करोगे, ठीक है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आपको एक्यूरेसी तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, वो मैंडेटरी हो चुका है, और आपको बहुत फास्ट करना पड़ेगा मिसलेनियस सेक्शन, और पजल के लिए टाइम बचाना पड़ेगा, ठीक है। मैं रीजनिंग में मिसलेनियस सेक्शन बहुत फास्ट करता हूँ और मैथ में मैं जो स्पीड मैथ्स होता है वो बहुत फास्ट करता हूँ, इसलिए मेरा टाइम बच जाता है और मेरा अच्छे मार्क्स आते हैं। तो ये था टिप्स नंबर 3। वो पाजल के रिगार्डिंग है, ठीक है। मैं आपको पाजल बनाने का एक छोटा सा टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ये बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। ये अगर आप लोग ठीक से मान के चलोगे तो पजल का जो आपका जो भी टाइम लगता है उससे 30 सेकेंड्स कम लगेगा, 1 मिनट भी कम लग सकता है। तो पहले ध्यान से समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एट फर्स्ट रीड द होल पजल स्लोली एंड ट्राई टू फाइंड आउट द स्टार्टिंग कंडीशन, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट के लिए, क्योंकि हमको पजल को जो पढ़ने के बाद हमको कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग का जो सेंटेंस होता है उससे स्टार्ट बहुत कम होता है, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड कहता था कि अंत से शुरू करो, मैं ये करने का कोशिश करता था, लेकिन मैंने देखा कि ये अंत से होता है, ठीक है, लेकिन हर टाइम नहीं होता है। कभी कभी ये भी हो जाता है कि मिडिल पोर्शन से कोई सेंटेंस है उससे पजल को स्टार्ट करना चाहिए। तो आपको पहले ये जो होल पजल है उसको स्लोली पढ़ना है, ठीक है। उससे आपका 30 सेकेंड्स जा सकता है, लेकिन वो आपका बर्बाद नहीं होगा। उससे आपका पजल बनाने का जो होल टाइम है उसको वो कम लगेगा, ठीक है। तो आप करके देख सकते हैं। आप पहले पूरा पजल को एक बार अच्छे से स्लोली रीड कीजिए और फाइंड आउट करने का कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग कंडीशन क्या है, आप कौन सा सेंटेंस से पजल को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ये फाइंड आउट करना आपका मेन टास्क है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को पजल को पढ़ने के बाद जो कंडीशंस होता है उसको रैपशीट में नोट डाउन करके चलना पड़ेगा। कुछ जो स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, ये जो कंडीशंस होता है उसको याद करने का कोशिश करता है कि मैं याद कर लेता हूँ, ये कंडीशन के बाद ये कंडीशन था, जब मुझको ज़रूरत होगा ये मैं वहाँ पर प्लेस कर दूँगा। लेकिन एग्ज़ाम का प्रेशर में ये याद नहीं रहता है, तो उससे क्या होता है, वो जो याद करने का कोशिश करता है उसको बार बार पजल को देखना पड़ता है। ये देख के करने से, बार बार देखने से टाइम वेस्ट होता है। और ये भी होता है कि आई कांटेक्ट के कारण आप लोग एक सेंटेंस को ठीक से ढूंढ नहीं पाते हो, तो वो आप लोगों को टाइम खा जाता है और आप लोगों को पजल बनाने में ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग पजल को पहले स्लोली पढ़िए और स्टार्टिंग कंडीशन को ढूंढिए। नेक्स्ट आप लोग जो कंडीशंस दिया है उसको मेमोराइज मत कीजिए, उसको रैपशीट में नोट डाउन कीजिए, ठीक है। क्योंकि रैपशीट तो आप लोगों के यूज़ के लिए दिया है, वो तो सेल के लिए नहीं है ना, तो आप लोगों को उसको नोट डाउन करना पड़ेगा। और उसके बाद आप लोगों को पजल को स्लोली एंड स्टेडीली स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर आप पजल को अच्छे से पढ़ोगे तो पजल का जो टू मेनी पॉसिबिलिटीज़ होता है वो नहीं आएगा। 2 या 3 पॉसिबिलिटीज से आप पजल को बना सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा 4th टिप्स था। जो टिप्स है वो है कि डाटा सफिशिएंसी सेक्शन में एक्यूरेसी गेन करने का कोशिश कीजिए, और ये प्रैक्टिस से ही आता है, क्योंकि डाटा सफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है एक्यूरेसी में। आप लोगों को लगेगा मेरा तो सही हुआ है, 5 के 5 सही हुआ है, लेकिन रिज़ल्ट में देखिएगा कि आप लोगों का 5 में से 3 गलत हो गया,
ठीक है, क्योंकि 2 या 3 स्टेटमेंट को कनेक्ट करके चलना पड़ता है, एक एक करके चेक करना पड़ता है, फिर 2 करके चेक करना पड़ता है। कभी अगर 3 स्टेटमेंट होता है तो उसको 3 को लेके एक बार चेक करना पड़ता है, नॉन ऑफ दिस भी ऑप्शन में रहता है। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग एक सेक्शन होता है, तो इसमें एक्यूरेसी मेंटेन करने का कोशिश कीजिए। मैं कुछ टिप्स फॉलो करता हूँ डाटा सफिशिएंसी में, जिससे मुझे बहुत हेल्प होता है। वो अगर आप जानना चाहता है तो कमेंट कीजिए कि डाटा सफिशिएंसी का टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर भी एक वीडियो बना दीजिए। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए वो वीडियो बना के देने का कोशिश करूँगा। तो ये था आज का पूरा वीडियो, पूरा सेशन विथ 5 टिप्स। ये टिप्स अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, ये टिप्स को फॉलो करके अगर आप लोगों का कुछ भी इम्प्रूवमेंट होता है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल का जो मेन एसेट है वो आप लोग ही है। ये चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, और इस चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप भी है और टेलीग्राम का भी एक ग्रुप है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं जो है मैं डाल दूंगा, तो उसको आप व्हाट्सएप में ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और अपना डाउट जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।